ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। देखिए, 70 सालों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। आज ही उनके निधन की पुष्टि हुई और आज ही अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके निधन से हर तरफ शोक पसरा हुआ है। उम्र के आखिरी पड़ाव में धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लोहे जैसे शरीर वाले धर्मेंद्र की बॉडी आखिरी दिनों में थोड़ी झुक सी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का चार्म कम नहीं हुआ था। छोटे-छोटे से सुनाने जा रहा हूं। आज देश के इतने बड़े स्टार के निधन के बाद उनकी झलक के नाम पर सिर्फ ये तस्वीर आई, जिसमें उनके पार्थिव शरीर पर फूल दिख रहे थे। एम्बुलेंस में ही अंतिम संस्कार के लिए कलश भी ले जाया गया। विले पार्ले के शमशान घाट में बिना किसी बड़े इवेंट के बड़ी सादगी से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले मौत की अफवाह के बाद सनी देओल मीडिया को खरी खोटी सुनाने के लिए बाहर आए थे, लेकिन आज मौत के बाद ना वो दिखे ना उनके छोटे भाई बॉबी। हाँ, लेकिन हेमा मालिनी जरूर शमशान जाते वक्त मीडिया के कैमरे में कैप्चर हुई। बेटी ईशा देओल भी मीडिया से बचते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर शमशान की तरफ जाती देखी गई। धर्मेंद्र का एक्सपीरियंस, उनका जिंदा दिल नेचर उन्हें बॉलीवुड में अपार इज्जत और प्यार दिलाता था। बड़े बड़े अभिनेता उन्हें अपने पिता के तौर पर देखते थे। आज निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री उन्हें आखिरी बार देखने के लिए आई थी। बॉलीवुड में धर्मेंद्र के पक्के दोस्त और उनके शोले वाले जय, अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के साथ शमशान घाट पहुंचे। तस्वीरों में वो हड़बड़ी में देखे गए। सलमान खान भी देओल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए और परेशान दिख रहे थे। आमिर खान भी समय रहते अंतिम संस्कार के वक्त पहुंचे। अक्षय कुमार भी अंतिम संस्कार के समय दर्द बांटने के लिए पहुंचे। संजय दत्त भी धर्मेंद्र को आखिरी बार देखने के लिए शमशान घाट आए। काफी ज्यादा अब गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको गाड़ियों का मूवमेंट आपको नजर आएगा। ये स्मशान भूमि से निकलते हुए वाहन है। हमेशा मुस्कुराते हुए रहने वाले धर्मेंद्र को अलविदा कहने के लिए पूरा बॉलीवुड जमा हुआ था। और धर्मेंद्र सिर्फ बॉलीवुड के नहीं, वो तो पूरे देश के फेवरेट थे। उनके निधन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बड़े नेता ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़े पर्दे पर हमेशा छा जाने वाले धर्मेंद्र जब दुनिया से गए तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती और अद्भुत अभिनेता थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी शोक जताते हुए कहा, सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। ये धर्मेंद्र का ऑरा ही था कि आज उनके जाने के बाद पूरा देश एक होकर उनके परिवार के साथ खड़ा है। ही मैन के नाम से मशहूर धर्म जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी अनगिनत कहानियां लोगों की यादों में जरूर हैं। उन्हीं में से कुछ 25 कहानियां आपको दिखाते हैं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपना करियर फिल्मों में ही बनाएंगे। सिनेमा बचपन से ही धर्मेंद्र के जहन में कैद हो चुका था। उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। अक्सर वो अपनी माँ से हीरो बनने की बातें करते थे, लेकिन माँ कहती थी कि बेटा, तू कौन सा इतना खूबसूरत दिखता है कि लोग तुझे फिल्म में ले लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा अपनी माँ से यही बात किया करते थे। माँ को क्या मालूम था कि उनका वही बेटा एक दिन अपने जमाने का सबसे खूबसूरत हीरो माना जाएगा, जिस पर लाखों फिदा थे। लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र ने 1949 में 40 दिनों तक रोजाना फिल्म दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए हर बार मीलों पैदल चले और हीरो बनने के लिए भी फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वो मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके।
एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इसबगोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, भोजन की जरूरत है। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने की चाह लिए मुंबई पहुंचे तो उस वक्त गुजारा करने के लिए ना उनकी जेब में पैसे थे और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था। अपना गुजारा करने के लिए वो एक गैराज में काम करते थे। वहां काम करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिलते थे। इतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसीलिए वो ओवरटाइम भी करते थे और फिर रात में उसी जगह सो जाते थे। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, जहां उन्हें 125 रुपए मासिक वेतन मिलता था। लेकिन घर को आर्थिक मजबूती देने के लिए बिना मन उन्होंने कुछ दिनों तक रेलवे में नौकरी की। लेकिन ज्यादा दिन उनका मन उन्हें पंजाब में रोक नहीं पाया और उनके मन की उड़ान उन्हें अपने सपनों की नगरी यानी मुंबई खींच लाई। रेलवे में नौकरी के दौरान एक फिल्म पत्रिका में टैलेंट हंट का विज्ञापन आया, जिसमें विमल रॉय और गुरुदत्त का नाम लिखा था। उसी विज्ञापन के बाद धर्मेंद्र को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलावा आ गया, जिसके बाद अपनी पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को वहीं पंजाब में छोड़कर धर्मेंद्र मुंबई पहुंच गए। साल 1960, महीना था नवंबर और तारीख थी 4। सिनेमा घरों में दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। अर्जुन हिंगुरानी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से बॉलीवुड में एक नए हीरो की एंट्री हुई। उस हीरो का नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल, जो पहली बार पर्दे पर आया और सीधे लोगों के दिलों में बस गया। जब दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के जरिए बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला तो धर्मेंद्र को ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें इस पिक्चर के लिए कम से कम 5,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले थे। वो भी 3 लोगों ने मिलकर 17 करके उन्हें 51 रुपए दिए थे। ये फीस भले ही कम थी, लेकिन धर्मेंद्र उस 51 रुपए को काफी लकी मानते थे। ही-मैन बनने की शुरुआत 1966 में हुई। फिल्म पत्थर के फूल धर्मेंद्र की पहली एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। 70 लाख की बजट वाली इस फिल्म ने कुल 14 करोड़ 40 लाख की कमाई की। धर्मेंद्र का डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़ा जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा पहलवान गांव लौट जाओ। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। जब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू ही किया था, उसी समय उनका नाम एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ जुड़ा था। बातें तो ऐसी भी होती थी कि मीना कुमारी ने बड़े एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में जगह बनाने में धर्मेंद्र की मदद की थी। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हो गए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए रखा गया। बॉलीवुड में आने के कुछ सालों बाद हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा। बाद में साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। फिल्म समीक्षक कहते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी साल 1975 में शुरू हुई। फिल्म शोले के सेट से हेमा धर्मेंद्र की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब हेमा मालिनी संग उनके सीन की शूटिंग होती थी तो वो सेट पर लाइटमैन को रिश्वत दिया करते थे, ताकि वो लाइट डिस्टर्ब कर दे और उन्हें हेमा मालिनी के साथ फिर से वो सीन करने का मौका मिल जाए। धर्मेंद्र शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाएं। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई। धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट रही। उसमें इन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। धर्मेंद्र को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम करने पर सनी देओल ने टोका था, जिसके बाद उन्होंने कभी भी बी ग्रेड फिल्में नहीं की। अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता खास रहा। प्यार और एकता की मिसाल है ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी दरार नहीं देखी गई।
धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपने यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया। शराब की लत और पछतावा। अपने करियर के चरम पर उन्हें शराब की बुरी लत लग गई थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक बार नशे की हालत में उन्होंने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया था, जिसका उन्हें आज भी गहरा अफसोस है। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे, बड़ा भाई मानते थे, उनके पैरों में बैठ जाया करते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित उनके बंगले पर जाते। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में अवैध निर्माण पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की। तोड़फोड़ के लिए 20 जेसीबी और पोकलैंड मशीनें, नगर निगम के 500 कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुबह के वक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही समय के भीतर इसनपुर तालाब के आसपास किए गए कई अवैध निर्माण मलबे के ढेर में बदल गए। बुलडोजर के एक प्रहार से अवैध रूप से खड़े कई मंजिला मकान भरभराकर गिर गए और इसनपुर तालाब, जो बस्ती के बीच कहीं नजर नहीं आता था, वो दूर से ही नजर आने लगा। अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रितेश रावल ने बताया कि सभी को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, निकासी का समय भी दिया गया, जिसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। ममता ने इस बार 2 मामलों में तत्काल दखल देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में जिन 2 मामलों का जिक्र किया, उसमें से एक तो है डेटा एंट्री कर्मचारियों की नियुक्ति रोकने और दूसरा है निजी परिसरों में मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या ये कदम किसी राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है। शुभेंदु ने यह भी लिखा कि ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को राजीव सिन्हा ना समझे। देखिए, अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। इस बीच प्रदेश के मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों को नसीहत दी कि वोटर लिस्ट के नाम पर वेरिफिकेशन करने आए अधिकारियों को कमरे में बंद कर दे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। बीजेपी ने इरफान अंसारी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर डाली। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, कितनों क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? हालांकि झारखंड में अभी एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासत जोर पकड़ती जा रही है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ लगातार मानसिक प्रताड़ना की शिकायत कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला शिक्षक ने इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो बीएलओ का काम नहीं कर पा रही थी। अपने इस्तीफे में उस टीचर ने काम के एक्स्ट्रा प्रेशर की बात कही। नोएडा के गेझा गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर ने तंज भरे लहजे में लिखा, मैं अब अपनी नौकरी से इस्तीफा देती हूँ। मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, ना शिक्षण का काम हो पाएगा, ना ही बीएलओ का। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने निर्वाचन से जुड़े सामान किसे दूं। स्कूल की प्रिंसिपल की माने तो इस्तीफा देने वाली टीचर पहले से ही अपने वर्कलोड से परेशान थी। उन्होंने अपील की थी कि एसआईआर के काम में उन्हें ना लगाया जाए, बावजूद इसके उन्हें ये काम दिया गया। अब उनका इस्तीफा वायरल है। इसी तरह कोलकाता में भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में जमा हुए। बीएलओज ने मिलकर कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकाला। ये वो कर्मचारी हैं जिनका आरोप है कि एसआईआर में ब्लॉक लेवल ऑफिसर की ड्यूटी करवाते हुए उन पर एक्स्ट्रा दबाव डाला जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी बेहोश भी हुए, जिन्हें सड़क पर ही फर्स्ट एड दिया गया। इससे पहले बंगाल में ही वर्कलोड की वजह से बीएलओज की सुसाइड की खबरें आती रहीं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 34 बीएलओ की मौत का ब्यौरा देकर चिट्ठी भी लिखी थी। अयोध्या में शुभ घड़ी आ गई है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसके लिए अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
सज गई है राम की नगरी। अयोध्या एक बार फिर से उसी तरह से सजी है जैसे प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन सजाई गई थी। अयोध्या की सड़कें ऐसे लग रही हैं मानो ये नजारे स्वर्ग के हों। डिवाइडर पर तरह तरह के फूल गमले रखे जा रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम लिखा है। हर आंखें उस पल का इंतजार कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। तब जो ग्राउंड फ्लोर राम मंदिर का था वो बनकर तैयार था। जब 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी इस अयोध्या में रहेंगे, उस वक्त संपूर्ण राम मंदिर परिसर बनकर तैयार है। अयोध्या की हर गली चौराहे पर भक्तिमय माहौल है। एबीपी न्यूज ने जब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से बात की तो उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं और हम लोग हनुमान जी के दास हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो हम लोगों को है। धर्म ध्वजा फहराने के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत देश और दुनिया के कई बड़ी हस्तियां भी यहां शामिल हुई। इस वजह से रामनगरी को सजाने के साथ साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम हैं। ये ध्वजारोहण कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र है, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है। इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा है। भव्य राम मंदिर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है और उसको लेकर के अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीछे की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये वो 3 नंबर गेट है जहां से एंट्री जो है वो होगी। और अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:58 से दोपहर 1 बजे के बीच में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी ध्वजारोहण से पहले स्नान करेंगे। मोदी ध्वजारोहण के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रोड शो भी करने वाले हैं। सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट ने अपील की है कि सुरक्षा की वजह से 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए न आए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हरियाणा में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर उमर नबी के नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसीज ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा लिया है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोना कोना एजेंसियों की जांच के दायरे में है। इसी बीच फरीदाबाद पुलिस ने मस्जिदों, होटल, कॉलोनियां, धर्मशाला और खाद बीज की दुकानों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार मॉड्यूल के पास से जो विस्फोटक बनाने वाला सामान मिला है वो फरीदाबाद, नूह और आसपास के इलाकों से खरीदा गया था। अधिकारियों का कहना है कि वो ये देख रहे हैं कि किस दुकानदार ने कौन सा सामान खरीदा, कितनी मात्रा में बेचा और खरीदारों की पहचान क्या है। स्टॉक रजिस्टर से लेकर बिल बुक तक हर दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इधर सुरक्षा एजेंसियों को जो फरीदाबाद के डबुआ मस्जिद में संदिग्ध पाउडर मिला था उसकी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। एजेंसियों को अब लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का आगे आखिर क्या होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सभी डॉक्टर की जांच होगी। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर की जानकारी भी जुटाई जाएगी। कैंपस में लगे हुए सभी लॉकर जिनकी पड़ताल होगी। यूनिवर्सिटी के सभी कमरों की जांच होगी और इन डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी से संबंधित बैंक खातों से लेन देन की भी पड़ताल की जाएगी। देखिए, मेरठ वाली मुस्कान तो आपको याद ही होगी, वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ को प्रेमी के साथ मिलकर पहले मौत के घाट उतारा और फिर नीले ड्रम में लाश के टुकड़े भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। मुस्कान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे जेल से मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। अब खबर है कि मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है। मुस्कान के अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी करवाने के लिए 9 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी। हालांकि पहले मुस्कान ने अपने बच्चे को लेकर कामना की थी कि उसका होने वाला बच्चा श्री कृष्ण की तरह पैदा हो, लेकिन अब उसे बेटी हुई है। मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या के चलते पिछले 9 महीने से जेल में बंद है। फिलहाल डॉक्टर प्रशासन की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई। ओडिशा के भद्रक में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक घर पर देर रात एक व्यक्ति ने बम से हमला कर दिया। विस्फोट से घर की छत टूट गई और इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। ये वो घर है जिस पर बम से हमला हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इसी घर के दामाद पर लगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद के आगोश में था,
तब बम के धमाके से सनसनी फैल गई। घर में मौजूद लोग किसी तरह खुद की जान बचाते हुए घर से बाहर भागे। जानकारी के मुताबिक आरोपी दामाद ने रामचंद्र की बेटी से लव मैरिज की थी। कुछ दिनों बाद रिश्तों में खटास आ गई, झगड़े बढ़ने लगे तो बेटी अपनी मायके में रहने लगी। माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए ही दामाद ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल पर बम फेंके। जैसे ही धमाका हुआ, ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी दामाद भागने में कामयाब रहा। पुलिस दामाद की तलाश में जुटी है। राजस्थान की 2 जगहों पर आग ने तांडव मचाया। वहां 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि आग भड़कने से पहले ही दोनों ट्रकों के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पहली घटना अजमेर के किशनगढ़ इलाके में हुई, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में पेपर रोल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और पूरा ट्रक जलने लगा। जब तक दमकल कर्मी वहां पहुंचे, ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। दूसरी तस्वीर सिरोही से सामने आई। वहां पिंडवाड़ा अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा लोगों को मारने वाले नक्सली हिडमा के समर्थन में दिल्ली में नारेबाजी हुई। इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन करने आए कुछ लोगों ने अचानक से हिडमा को हीरा बताना शुरू कर दिया। एनकाउंटर में मारे गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को ये लोग अमर कर रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को ढाल बनाकर इन्होंने नक्सलियों को जंगल बचाने वाला बताया और खूंखार हिडमा का समर्थन किया। बिना परमिशन प्रदर्शन करने आए लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। वहां भी इन्होंने अपनी नारेबाजी को डिफेंड किया। इस नारे के अगर कुछ लगाए हो नहीं लगाए हो तो दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू, मतलब स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह वायलेंस किया गया है, उनके कपड़े उतार के उन्हें घसीटे गए हैं। शहर में रहने वाले ये छात्र शायद ही कभी छत्तीसगढ़ गए हों, शायद ही कभी हिडमा के आतंक से परिचित हुए हों, क्योंकि अगर होते तो वो सैकड़ों जवानों के परिवार को बेसहारा करने वाले हिडमा का कभी समर्थन नहीं करते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।